और जैसा कि हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे, मॉडर्न इंडिया में हमने कल बातचीत की थी कैसे इंडिया में नरम गरम दल की फूट सामने आई और फिर कैसे दोनों में कहीं ना कहीं कमजोरी फील हुई कि एक के पास ताकत नहीं थी, एक के पास पैसा था, ताकत नहीं थी जिसमें कि नरम दल वाले और गरम दल वालों के पास पैसा नहीं था। इन सब का फायदा उठाया अंग्रेजों की सरकार ने। इसी टाइम का फायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग को इतना ताकतवर बनाने की कोशिश की ताकि मुसलमानों के मन में उनके अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की भावना जगे, जो कि हुआ भी, और हिंदुओं से वो चिढ़ने लगे। 1906 में जो मुस्लिम लीग इन्होंने बनवाई थी सलीमुल्लाह खां आगा खां के नेतृत्व में, ढाका में जिसका पहला अधिवेशन, पहली बैठक हुई, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, उसको इन्होंने एक रूप दे दिया क्योंकि तो सुधार के नाम पर जो रिफॉर्म्स इंडिया में लाए गए वो असलियत में बंटवारे के लिए थे और हिंदू मुसलमानों दोनों रिलीजन्स की अलग अलग सीटें सुनिश्चित कर दी गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि गरम नरम अलग अलग थे। अगर इकट्ठे होते हो सकता है 1909 में ही अंग्रेजों की इस बात को हमने काट दिया होता, लेकिन ताकत की कमी, पैसे की कमी कहीं ना कहीं अखरती रही और इसलिए 1909 के उस विभाजन को हम खुल के उतना नहीं मना कर पाए जितना कि किया जाना चाहिए था। और इसका फर्क ये रहा कि मुसलमानों के नहीं हो सकते। 1911 एक बहुत बड़ा खर्चा, खूब खर्चा करके हमारी जनता के पैसों को खर्च करके दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा के दिल्ली दरबार लगाया गया। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भारत के वाइसराय और महारानी ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करने जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी समुद्री जहाज के रास्ते होते हुए मुंबई पहुंचे जहां गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया उनके आने की खुशी में। और फिर जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा राजधानी कलकत्ता में क्यों बना रखी है, राजधानी यहाँ बनेगी। ये घोषणा उन्होंने 1911 के दिल्ली दरबार में की कि अब के बाद भारत की नई राजधानी नई दिल्ली बनेगी। कलकत्ता से ट्रांसफर होकर अप्रैल 1912 में राजधानी नई दिल्ली करार दे दी गई। यानी 2012 जा चुका, आपको 100 साल प्लस हो गए राजधानी नई दिल्ली के रूप में देखते हुए। दोबारा से बसाई गई। दिल्ली तो पहले भी थी लेकिन पुरानी दिल्ली थी जो शाहजहां ने शाहजहां से बसा दी थी। कभी अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट के उनके टाइम में बन गया था। अलग अलग टाइम पे दिल्ली बसाई गई, उजाड़ी गई, लेकिन अब एक नई दिल्ली बसने जा रही थी जो बाकी सारी दिल्ली के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर थी। हरे भरे पेड़, प्लान्ड तरीके से बिल्डिंग्स बनाई गई और आज तक दिल्ली जिसको आप राजधानी कहते हैं वो दिल्ली नहीं है, वो नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए जॉर्ज पंचम ने कहा कि आपका बंगाल विभाजन हम रद्द करते हैं, जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया, लेकिन तब तक कोई फायदा नहीं होना था क्योंकि मुस्लिम लीग अपना काम कर चुकी थी, अंग्रेज अपना काम कर चुके थे। इसलिए 11 में दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया, राजधानी परिवर्तन की घोषणा और बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा, जिसका कि ज्यादा असर हमारे ऊपर नहीं आया। इसी दौर में धीरे धीरे करके ये समझ में आने लग गया लाल बाल पाल को, अरविंद घोष को, और उधर फिरोज शाह मेहता, गोपाल नहीं है। और शायद यही कारण था कि इस बात को फील करते करते जो ये गरम दल वाले थे ये तो बिल्कुल ही एकदम से खत्म बराबर हो गए, क्योंकि चिंगारी थी इनके मन में, आग थी अंग्रेजों के प्रति। लेकिन लाला लाजपत राय जो थे ये विदेश चले गए थे और बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल चले गए। लाला जी को भी मांडले जेल भेजा गया था, लेकिन एक प्रेशर ऐसा मेंटेन किया था उस टाइम पर कि इनको कुछ महीने बाद ही निकाल लिया गया था। लेकिन तिलक लंबे टाइम पे थे 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। ये सब जहां चल रहा था उसी दौर में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे सैनिक लड़ने मरने के लिए इन अंग्रेजों के पार्ट पर विदेशों में तैनात कर दिए गए। 1914 एक ऐसा साल था जब बहुत सारी चीजों में बदलाव आया और सबको फील हुआ कि जब तक देश में तफील हो रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले एक्सपायर हो गए फरवरी 1915 में। और उसी साल नवंबर दिसंबर आते आते ये फिरोज शाह मेहता, जिनका बंटवारा कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण मेहता थे 1907 के सूरत अधिवेशन का, वो नहीं चाहते थे कि लाल बाल पाल को कुर्सी मिले, ये सच्चाई है। और उनके मन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग थी उन तीनों के, जो कि बाद में क्रांतिकारियों के लीडर्स भी कहीं ना कहीं बने, उनके प्रति। और यही कारण था कि जैसे ही वो एक्सपायर हुए 1915 में, तुरंत से इन दोनों को इकट्ठे ले आए। एनी बेसेंट, तिलक और मोहम्मद अली, सलमान, गरम प्लस नरम सब इकट्ठे एक साझे मंच पर आकर खड़े हुए और ये लखनऊ पैक्ट था, लखनऊ समझौता था, जो कि लखनऊ में साझे मंच पर सारे बड़े लीडर्स इकट्ठे थे और इनका मास्टरमाइंड कहते हैं जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और वहीं से हुंकार भरी थी तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ही रहूंगा। और फिर वो हर एक हिंदुस्तानी के मन में जो देश के प्रति समर्पित थे, जो राष्ट्रवादी सच्चे अर्थों वाले थे, दिखावटी नहीं, इसे अपना अधिकार छीनना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्रांति की ज्वाला को दिखा रहा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यानी किसी भी कंडीशन पर मुझे अपने देश में अपना खुद का राज चाहिए। ये एक तरह से चुनौती है कि तुम्हें इस विचारधारा को भी भूलना नहीं है। और शायद यही कारण है यहीं पे धीरे धीरे लड़के हैं जो अब इन चीजों से
हावी होने वाली अंग्रेजी सरकार के तलवे कहीं ना कहीं तो चाटते ही थे। रियलिटी है, देखो अब पब्लिक प्लेस में हम ये बेशक ना कहते हो, लेकिन क्योंकि तुम अपने ही बच्चे हो इसलिए सच्चाई बता दूं, कांग्रेस में तुम देखो, कभी भी इतिहास उठा के पढ़ लो, कोई मूवी देख लो, तुमने कब देखा कांग्रेस के लीडर पिटे हो? कभी अंग्रेजों ने मारा उनको डंडों से? जब पिटे तो क्रांतिकारी पिटे। यहां से अपना रास्ता नापो और निकल जाओ। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये खुल के नहीं बोला, और कांग्रेस कड़वी सच्चाई है लेकिन अंग्रेजों की चाटुकार थी। अंग्रेजों ने कभी भी, देखो, कांग्रेस के बड़े लीडर्स को कभी हाथ नहीं लगाया। जेल भी ले गए तो इज्जत के साथ, नेहरू जेल काट के आए, गांधी जेल काट के आए, लेकिन उनके जेल के ट्रीटमेंट में और सुभाष चंद्र बोस के जेल के ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क था। भगत सिंह के जेल के ट्रीटमेंट में और गांधी जी के जेल के ट्रीटमेंट में एक बराबरी नहीं थी। भगत सिंह के आपने देखे थे कैसे कपड़े मिलते थे, कैसा खाना मिलता था। आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी होगी, वो तो बहुत छोटा तो उनके लिए प्रॉपर सुविधाएं थी। महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए अखबार भी मिलता था, सब काम थे महात्मा। वो एक अलग, अब आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि अंग्रेज कांग्रेस को अपने पार्ट पर सेफ रखना चाहते थे, और कांग्रेस के बड़े लीडरों ने कभी लाठियां नहीं खाई। लाठियां खाई तो या तो लाल बाल पाल गरम दल वालों ने, या तो फांसी चढ़ गया, या जिसने खुल के अंग्रेज सरकार का विरोध किया, ऐसा कोई नहीं था। ये ठीक है सत्याग्रह का रास्ता, लेकिन सत्याग्रह तो गांधी के आने के बाद स्टार्ट हुआ ना। 1885 में तो सत्याग्रह का विचार भी नहीं था। तब कौन सा इन्होंने झंडे गाड़ दिए थे कि देश की आजादी के लिए बड़े कोई बहुत बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए। तो सच्चाई ये है कि फाइनली अगर देखें तो देश के प्रति ज्यादा समर्पित, जो मेरा अपना पर्सनल विचार है, कि गरम दल था और बाद में क्रांतिकारी थे। ये तो चलते फिरते बाई चांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज कंट्रोल करना हमारे बस की नहीं है, इसलिए बेहतर हो बेइज्जती करा के यहां से जाने से अच्छा पहले इनको ट्रांसफर कर जाओ। और इंडिया कभी आजाद नहीं हुआ, पढ़े लिखे लोग इस बात को जानते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर था पावर का। और जैसा भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो भी क्या होगा, सत्ता जिन लोगों के हाथ में आएगी वो अंग्रेजों 'की तरह इस दकियानूसी रीति रिवाजों से आजादी का, खुले दिमाग की जो सोच होती है उसको अपनाने का। तभी उन्होंने कहा था कि विचार कभी नहीं मरते, आदमी तो मर जाएंगे, विचार नहीं मरेंगे। और अब सच में जब हम एज अ टीचर देखें तो ये लगता है कि इस आजादी का मोल नहीं है, ये आजादी है भी नहीं। जैसे आज भी जो रिक्शा चलाता है, जो आदमी बेरोजगार है, जो आदमी किसान है, अब के किसान में, 2020 के किसान में और 19 करे तब भी किसान नहीं। 20 की स्थिति आज 2020 में भी है। आज कौन सा किसान है जो फ्री होकर सोच सकता है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, सरकार मेरे साथ खड़ी है। पूरे साल मेहनत करता है, मरता है, खपता है, जेब से पैसे लगाता है खेती करने में। फ्री की तो खेती नहीं होती होगी ना। और उसके बाद फिर वो बेचारा इधर उधर मारा मारा फिरता है कि कहीं मंडी में मुझे सही अनाज के रेट मिल जाए, कहीं मेरी सब्जियां जो है वो सही माप ली जाए, या सही जो है उनका रेट मिल जाए। कितनी बार आप देखते हैं सड़कों के किनारे, आप सब लोग जागरूक है, किसान ये फील करता है कि इनको तुड़वा के मुझे मंडी तक ले जाना ज्यादा महंगा पड़ेगा, इनका रेट मुझे नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता है, अपने खेती को वहीं बहा देता है। क्योंकि वो तुड़वाने का तो भाई जिन औरतों को काम पे लगाएगा वो तो दिहाड़ी मजदूरी लेंगी ना, उतना वो वहां से नहीं कमाएगा। कितनी बार आप देखते हैं घी, तोरी जैसी फसलें लोग अपने खेतों में ही बहा देते हैं, क्योंकि कहते हैं किसान भी दुखी था, आज भी किसान दुखी है। फिर कैसी आजादी है? उस टाइम भी जो सेना में थे वो दुखी थे, आज भी सेना वाले दुखी हैं। तब तो अंग्रेजी सेना थी, आज तो भारतीय सेना है। कितनी बार वीडियोस आती हैं, आप देखते हैं कि वहां खाने के साधन नहीं है, उनको पहनने के लिए प्रॉपर जैकेट्स नहीं मिलती। इतनी हार्श कंडीशंस में कितनों की तो सांस रुक जाती है, उनके शरीर नीले पड़ जाते हैं। जैसे व्यवस्था में कहाँ परिवर्तन आया। और यही भगत सिंह ने कहा था कि आजादी के मायने ये नहीं है कि आज यहाँ अंग्रेज हो, समाज बने जहां सब लोग अपने जीवन को बेस्ट मैक्सिमम अच्छा तरीके से जी सकें, जहां मजदूर भूखे ना मरते हों और किसान बेचारे परेशान ना हो, उन्हें आत्महत्या ना करनी पड़े। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये होम रूल लीग का जो कॉन्सेप्ट दिया था, कल मैंने आपको डिटेल से समझाया था कैसे एनी बेसेंट ने 2 अखबार निकाले, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, और कॉमनवेल्थ में विचार दिया कि कैसे इंडिया में होम रूल, घर का शासन खुद करना चाहिए। लेकिन अभी तुम इस लायक नहीं हो कि अंग्रेजों को खुद चलाओ, अपने डिसीजंस खुद लो, चाहे धर्म के नाम पर हो या बेसिक बातें हो। और इनका साथ दिया तिलक ने काम किया महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात साइड में, लेकिन एनी ने काम किया मद्रास साइड में। और एनी के 2 अखबार कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ में पहली बार होम रूल का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो आयरलैंड का है। एनी खुद आयरलैंड की थी। और जो अपने ये बड़े लीडर हैं तिलक, ये महाराष्ट्र में एक्टिव थे ना, तभी तो नागपुर के हेड बनने थे। केसरी
मराठी में है और केसरी ट्रस्ट ही निकालती थी मराठा का अखबार भी। एनी बेसेंट ने एक पुराना अखबार जो कि नुकसान में जा रहा था, द मद्रास स्टैंडर्ड, ये अखबार खरीद लिया, इसकी मशीन खरीद ली और वहीं से अखबार इन्होंने निकाल दिया था न्यू इंडिया। यानी पुराने को खरीद के किसी के खराब अखबार को, खराब इन जो न्यू इंडिया, ये एनी का है, कॉमनवेल्थ एनी का, अंग्रेजी में निकलते थे न्यू इंडिया एनी, लेकिन यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। ठीक है, चलिए होम रूल लीग हमने कल पढ़ लिया था, मैंने पूरा समझाया था। आज इसको हम लोग एक बार इससे पढ़ लेते हैं ताकि फिर हमें दिक्कत ना है। देखो कल मैंने ये लखनऊ वाला, कल लखनऊ समझौता मैंने समझाया था, शायद इससे पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया था मैंने कल लखनऊ समझौता, नहीं ना? ठीक है, ये देखो ये जतरा भगत तो शायद पढ़ा दिया, नहीं थे। ठीक है, राजधानी परिवहन हम लोग रह गए थे 1907, मुझे याद आ गया, 1900 समझाई थी लेकिन पढ़ाई नहीं थी। अब किताबी भाषा भी पढ़ लेते हैं। राजधानी परिवर्तन 1911, 11 में ही क्यों हुआ? क्योंकि 11 में दिल्ली दरबार लगा था। देखो पहला पॉइंट, क्या पॉइंट है ये? सम्राट जॉर्ज पंचम, इसी को कहते हैं जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम ही जॉर्ज फिफ्थ है। जबरदस्ती छीना गया था टैक्स के रूप में, परेशान कर करके, और यहां बर्बाद कर दिया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, बंगाल विभाजन रद्द, घोषणा की उन्होंने कि तुम्हारा बंगाल विभाजन जिससे तुम दुखी हो ना, हम रद्द करते हैं। अब क्या फायदा, अब तो तुमने मुसलमानों को अलग कर ही दिया। और राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा, तो इसको कौन डिजाइन करेगा? लुटियंस, एडविन लुटियंस। और मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, इस 1911 के पैसा खर्च किया गया, राजशाही फीलिंग आया राजा को कि देखो इंडिया में हमारा राज चलता है, हम राजा है वहां के, तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा दिल्ली दरबार था। कलकत्ता से रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बहुत बड़े आदमी हैं इंडियंस की नजरों में, ये आए इस दिल्ली दरबार में। और सच्चाई ये है कि ये घुटनों के बल बैठे, आपका नेशनल एंथम है ये गाना, पहली बार सुना लोगों ने यहाँ पर, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अब अंग्रेज को क्या पता है क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेट करके बताया गया जो ट्रांसलेटर थे कि ये इंडिया के बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और ये कह रहे हैं जनगण मतलब हम जनता और हमारे गणमान्य लोग, जनगण मन अधिनायक जय हे, आप हमारे हेड हैं, अधिनायक जय हे, आपकी जय के विधाता। आप यानी अंग्रेज जॉर्ज पंचम भारत के भाग्य के विधाता हैं। इस पूरे का जो निचोड़ निकला वो ये कि हम आपकी स्तुति में वंदना करते हैं, आपके सामने शीश नवाते हैं और आप हमारे भारत के भाग्य के विधाता हैं। और हमारी नदियां, गंगा यमुना, जितनी नदियों का नाम आता है, जितने इलाके, सिंध पंजाब मराठा यानी महाराष्ट्र पंजाब और सिंध, हम सब आपके सामने नतमस्तक हैं और आप इस भारत के भाग्य के विधाता हैं। तो अंग्रेज तो बड़ा खुश हुआ कि वाह मेरी प्रशंसा में क्या इसने गाना गाया। लेकिन एक बात शर्म की देखो कि पहले एशियन भी, लेकिन जब ये सुना था तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया था कि हमारे देश के इतने बड़े बड़े लोगों को भी क्या जरूरत थी जाके इनके तलवे चाटने की। ना गाते गाना, और ना गाते तो क्या बिगड़ जाता। वे कह रहे थे कि मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा किसी के सामने, जैसे जबरदस्ती तो सुनवा नहीं सकते, इनकी अपनी भी मंशा रही होगी ना। तो इन चीजों से फील होता है कि कितना गलत तरीका था। लेकिन ये बात किसी को बताई नहीं जाती, ये बात तो जब आप पढ़ते हैं तब टीचर्स, ये किसी किताब में नहीं लिखा, अगर लिखेंगे तो लोग एंटी हो जाएंगे है ना, दिखाया ही नहीं गया क्योंकि जनता अगर वो सब जान गई तो जनता को गुस्सा आएगा, फिर वो रविन्द्रनाथ टैगोर के एंटी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि पहली बार जनगण मन हम लोगों ने 1911 में ही गाया, सन सेम है लेकिन कहते हैं कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया, जबकि सच्चाई है पहली बार जनगण मन दिल्ली दरबार में घुटने टेक के रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। पर ये ना कोई सुनेगा ना कोई मानेगा। वो नहीं चाहते कि आप जाने कि दिल्ली में कैसे गाया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो दिल्ली को राजधानी के रूप में अब चेंज करने की बात हो गई। 1 अप्रैल 1912 दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। घोषणा 11 में हुई दिल्ली दरबार में, अप्रैल 12 में दिल्ली ट्रांसफर हो गई। फिर धीरे धीरे बिल्डिंग्स बनती रही। 21 बताई थी, एक वो शिप की थी, देखो गुरदत्त सिंह ने, हांगकांग में थे भारत के निवासी, जापानी एक जहाज खरीदा। ये सोचो पैसा कितना इकट्ठा किया, जहाज खरीदा, उसमें 300 प्लस 376 के आसपास थे, 350 के आसपास लोगों को सवार करके और कनाडा जा रहे थे। वहां कनाडा में ब्रिटिशर्स का ही तो बोलबाला था, उतरने नहीं दिया और वापस भेज दिए। जब कितने महीने से सोचो भूखे प्यासे कम खा खा के टाइम काटा भाई। अटलांटिक
कोशिश बजबज बंदरगाह पे जैसे ही पहुंचे, जहाज उतरने से पहले गोलियों से भून दिया गया। ये कितना गलत तरीका था। और किसी भी जानवर के साथ भी आदमी, पीछे मुझे याद है एक वीडियो हुई थी वायरल, जिसमें एक आदमी ने कुत्ते को बांधा और फिर उसको गोली मार दी थी। तो कितनी लोगों ने उसके खिलाफ कार्यवाही की और पशुपालन विभाग वाले और पता नहीं कितने लोग पहुंच गए। सोचो एक जानवर को मारने पर, उस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे भी ऐसा गुस्सा है कि पागल आदमी है, कैसे क्यों मारा। बात था। और यहाँ आदमियों को ऐसे मारा गया। कुत्ते को मारते हैं तो हमें आज भी दुख होता है, उस टाइम आदमियों को मार दिया, जिंदा आदमियों को। उनकी क्या गलती कि अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगा कि तुम पहले कनाडा क्यों गए, ऐसे कौन सा जहाज खरीदा, कौन आदमी है। तो ये गलत तरीका था। कामागाटा मारू ऐसे ही ताना भगत था। ताना भगत एक आदमी है, जतरा भगत। आज ये झारखंड का इलाका पड़ता है, तब ये बिहार का इलाका था। यहाँ जो ट्राइब थे ना, जो आदिवासी थे, थोप दिए। जबकि ये तो बेचारे आत्मनिर्भर थे, ये तुमसे सुरक्षा की डिमांड नहीं करते, ये नहीं कहते कि मेडिकल फैसिलिटी दो, ना ये कहते स्कूल खोलो, ना ये कहते हमारे यहाँ रोड बनाओ। फिर इनसे भी चौकीदारी कर वसूल रहे हैं। तो इन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया। ताना भगत आंदोलन 1914। अब देखो क्या हुआ। ताना भगत आंदोलन बिहार के दक्षिणी भाग, अब ये झारखंड में है, 1914 में आरंभ हुआ। तो ये एसटीज का पहला आंदोलन था। नेक्स्ट, तो ये कह लो, ऐसा मनवाया जाता है कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, यानी ये ओरिजिनली यहाँ के नहीं है। इंडिया का जो ओरिजिनल लोग थे ना, वो आदिवासी हैं। वो जंगलों में भाग गए थे और उनका रहन सहन खान पान सब अलग था। उनकी संस्कृति अपनी थी। वो अपने आप में आत्मनिर्भर थे। उन्हें ना सड़कें चाहिए, ना पुल, ना हॉस्पिटल, ना मेडिकल। ये आदिवासी हैं। तो आदिवासियों का पहला आंदोलन था जिसमें सत्याग्रह को महत्व दिया गया। और अगर आप जतरा भगत का फोटो देखेंगे ना, आप कहीं भी, आप किताबों में मिल जाएगी। आप बहुत टाइम ना खराब करना, गूगल पे सर्च कर लेना, तो आपको दिखेगा वो जो ड्रेस पहन रखी है उन्होंने, आदिवासी वाली ड्रेस, कोई ड्रेस है ही नहीं ऐसा। तो वो आदिवासियों के थे, एसटी, शेड्यूल ट्राइब। तो पूछे एसटीज ने पहली बार सत्याग्रह कब किया, तो 19 तो 14। इसके आगे ताना भी लिख रहे हैं, जतरा ताना भगत या टाना भगत नामक व्यक्ति ने नेतृत्व प्रदान किया। यह आंदोलन ऊंची भू राजस्व दर और चौकीदारी कर के विरुद्ध आरंभ हुआ। भाई क्यों ले रहे हो तुम हमसे दर, हम यहाँ पे जंगल में रहते हैं, तुम हमें कोई सुविधा देते नहीं, तो किस चीज का कर ले रहे हो। कर लेने का हक तब होता है जब हम सड़क यूज करते हो, हम तुम्हारे बनाए अस्पतालों में जाते हो, हम तुम्हारी सुविधाओं पार्क का यूज करते हो, हम तुम्हारे स्कूलों में जाते हो, हम तुम्हारे हॉस्पिटल्स में जाते हो। इनको तो ना हॉस्पिटल से मतलब, ना स्कूल से, ना इनको कोई सुविधा चाहिए, तो इनसे भी क्यों कर लेते हो। कर के बदले सुविधा देनी होती है, अगली सुविधा मांगी नहीं रहे, इनसे भी कर ले रहे हैं। तो इन्होंने फिर आंदोलन किया। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता, जहां सब इकट्ठे हुए। 16 में क्यों हो पाया समझे। इसका कारण बड़े लीडर मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। कब, 1915 में। कौन कौन थे ये, एक वो मेहता, फिरोज शाह मेहता, जिनके कारण मेहता कांग्रेस बन गई थी, गरम वालों को उन्होंने निकलवा दिया था। और दूसरे जीके गोखले, जो कि फरवरी 1915 में एक्सपायर हो गए, ये नवंबर में। तो पूरा 15 में सोच लो, दो बड़े लीडर। 16 में तुरंत देखा अच्छा कोई है ही नहीं अपोज करने वाला, तुरंत से लखनऊ समझौता। किस किस के बीच, हिंदू मुसलमानों के, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और गरम और नरम सब इकट्ठे एक साझे मंच पर। इनके मास्टरमाइंड कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कांग्रेस के भी मेंबर हैं और मुस्लिम लीग के भी। 1916 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, पेपर में यही आ जाए, ऐसा कौन सा इनमें से नेता है जो दोनों बड़ी संस्कृति थे, तो जो इंडिया के लिए भी थे और जो मुसलमानों के लिए भी। और कांग्रेस नेताओं के बीच समझौता हुआ। इनके 1916 में मुस्लिम लीग, जो कि 6 में बनी थी, सलीमुल्लाह खां आगा खां के नेतृत्व में ढाका में, जिसका पहला अध्यक्ष था वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, जिसको बनाया गया था अंग्रेजों के प्रति निष्ठा भर दो इन मुसलमानों के दिमाग में, जो ये सोच रहे थे कि हम अलग हो जाएंगे। बहुत सारे मुसलमान कह रहे थे हम इंडियन हैं और मुसलमान बेशक हम हैं, लेकिन हम भारत के हैं और हम भारत से नहीं जाएंगे, हम भारत के लिए लड़ेंगे, भारत की और हम यहीं मरेंगे, हम यहीं दफनाए जाए, हमारी इच्छा है। वो गए ही नहीं, बड़े बड़े लीडर्स भी। तो अधिवेशन क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता, अध्यक्षता देखना, अंबिका चरण मजूमदार, इन्हीं को लिख देते हैं एसी नरम दल। तो उस टाइम पे कौन था अध्यक्ष, रास बिहारी घोष थे। बोस नहीं है, बोस तो बम की राजनीति करते थे, उनको कौन बनाता, रास बिहारी घोष। तो जब ये बटी थे नरम गरम, तब तो 1907 था, और जब ये नरम गरम इकट्ठे हुए तो 1916 है। कारण आप समझ गए, मेहता एक्सपायर हो चुके हैं। रास बिहारी घोष, ये याद कैसे रहेगा, ये सूरत में हुआ था और ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में।
तो रास नहीं आई थी एक दूसरे की बातें। वो कह रहे थे लड़ो मरो, और कह रहे थे कोई जरूरत नहीं है लड़ने मरने की, और अंग्रेजों से चुपचाप शांति से जो कहें वो मान लो। तो ये बात एक दूसरे की रास नहीं आई, तो अलग हो गए, सूरत में अलग हो गए, बंटवारा हो गया। और जब इन्हें फील हुआ कि हमने गलत किया, हम सब एक हैं तो भारत है, हम अलग अलग हैं तो अंग्रेज हैं, तो इसलिए उन लोगों ने एक दूसरे से माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद वो इकट्ठे हो गए 16 में लखनऊ। ठीक है, तो इकट्ठे हुए तो चरणों में लेटे, और बटे थे तो रास नहीं आई थी बात। तो जब बटे 1907 में तो रास बिहारी घोष, और जब इकट्ठे हुए तो चरण अंबिका चरण मजूमदार। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये बहुत बार आते हैं एग्जाम में। ये सूरत वाला पहले नागपुर में होना था, पर ये कुछ लोगों की चालाकी के कारण, जी के गोखले के कारण 16 की दो महत्वपूर्ण घटनाएं। उग्रवादियों को, उग्रवादी मतलब समझे, गरम 9 साल पहले निकाले थे 1907 में, अब 17 आने वाला, 1 साल कम रह गया, निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। एक बार फिर कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता, तो इनका पुनः प्रवेश हैं, इनके बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता, जिसमें एक गलती कर गए हम, कांग्रेस इनके जो कि अंग्रेजों की चाल थी 1909 में, अब उसको हरी झंडी कांग्रेस ने भी दे दी। मार्ले मिंटो सुधार के नाम पे जो अलग किए थे ना ये इनका क्षेत्र, पहले हम मान नहीं रहे थे, लेकिन 16 में जाके हमने खुद ही मान लिया कि हाँ ये लोग अलग है। अब ये कहीं ना कहीं बीज डाल दिया मुसलमान कम्युनिटी के मन में, मुस्लिम लीग वालों सबके में नहीं, लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मतलब अलग निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर ली, औपचारिक तौर पर सबके सामने बोले हाँ ठीक है ये अलग, इनकी मांगे, इनका एरिया अलग, जो कालांतर में एक बड़ी भूल सिद्ध हुई। तो ये हमारी गलती है, जरूरी बन गया था। नेक्स्ट पे पहुंच हैं, उदारवादी मतलब नरम को पुनः एक करने में तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये तिलक है बाल गंगाधर तिलक, जो खुद कभी गर्मपंथी थे। अब ये क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि 1915 में दो बड़े लीडर एक्सपायर हो गए, एक फिरोज शाह मेहता और एक जी के गोखले, जो कभी इकट्ठे होने ही नहीं देते इन दोनों को। ये तो इन दोनों एक्सपायर होने के बाद फिर तिलक ने कोशिश की कि अब ये तो चले गए, अब इकट्ठे हो जाओ। ये अच्छी बात थी, इनका मरना नहीं लेकिन इनका इकट्ठे होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। होम रूल लीग, जो मैंने कल पूरा एक्सप्लेन किया था 1916 में, तो एक तरफ ये इकट्ठे हो रहे हैं, एक तरफ गृह शासन की नींव पड़ रही है, और उसमें भी तिलक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 4 अखबार इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और मराठा। क्या हुआ, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल याद कर लेना, तो बंबई बहुत बड़ा था, तो ऐसे पूना में ही बेलगांव पड़ता था, बेलगांव पूना में की जोसेफ बैप्टिस्टा, ये आदमी है, इसके अध्यक्ष थे। तो पूछे कि तिलक ने पहली बार इसकी स्थापना कहाँ की, तो पूना कह देंगे, पूना नहीं आया तो बेलगांव। आज दोनों अलग हैं, आज बेलगांव कर्नाटक में है और पूना पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, लेकिन तब बेलगांव पूना का हिस्सा था। पूना बहुत बड़ी जागीर थी, क्योंकि शिवाजी पूना के ही तो थे, तो उसने बहुत बैप्टिस्टा। तिलक ने मराठा और केसरी, ये तुम्हारे काम का है, मैंने कल समझाया था, मराठा मराठी में नहीं है तो इंग्लिश में है, और केसरी है मराठी में, 2 भाषा हो गई। और जो केसरी ट्रस्ट है ना, वही मराठा निकालेगा। ये समाचार पत्र इन्होंने निकाले। ठीक है, अब इनके कुछ महीने बाद जब इन्होंने ये 16 में, वो तो अप्रैल में थे, तो अप्रैल से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग तो मद्रास में उन्होंने कहा किया था, पूना बेलगांव, जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ देखो मद्रास में किया, जॉर्ज ओरुडेल इस होम रूल लीग के सचिव थे, सेक्रेटरी थे, वहां जोसेफ बैप्टिस्टा हैं, और यहाँ पर ओरुडेल, कहीं ये ओरुडेले भी लिखा है, वो एक ही आदमी है, विदेशी नाम है इसका। ठीक है, एनी बेसेंट ने 2 अखबार इनके देखो, कॉमनवेल्थ पहले ये आया है जनवरी 1914 में, अखबार दोस्त ने दे दिया था। इसके बाद न्यू इंडिया, ये बना हमारा जून 1914 में, और कहने को न्यू है, खरीदा है, एक लगभग खत्म होता हुआ अखबार, मद्रास स्टैंडर्ड खरीदा, पैसे दिए, उनकी मशीनें ले ली, और अखबार का नाम बदल के कर दिया न्यू इंडिया। दोनों इंपॉर्टेंट अखबार। अगर पूछे सबसे पहले होम रूल कहाँ लिखित में आम जनता के लिए, तो कॉमनवेल्थ में। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। एनी बेसेंट के सहयोगियों में वीपी वाडिया
नाम लग रहा है, अय्यर वाडिया साउथ इंडिया में होते हैं। लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ थी? मद्रास में, शाखाएं ब्रांचेस, लेकिन एक्टिव वहां थी जहां तिलक थे, क्योंकि तिलक एक आदमी थे ना, पढ़े लिखे लोगों को इंप्रेस करना तिलक के लिए बाएं हाथ का खेल था। जो खुद तेज दिमाग होगा उससे इंटेलिजेंट लोग अपने आप प्रभावित रहेंगे। तो मद्रास में थी माता बसंत, मद्रास के आसपास। लेकिन एक्टिव ज्यादा जो लड़के थे, जो आदमी थे, इस टाइम तक औरतें ना उतनी एक्टिव नहीं थी, तो ज्यादा एक्टिव कहाँ थे? जहां तिलक ने काम किया, बंबई, यूपी के कुछ हिस्से और गुजरात ग्रामीण क्षेत्रों में। ये दो अलग बातें हैं। शुरुआत तिलक ने की है पूना, बेलगांव में, उसके 5 महीने बाद सितंबर में मद्रास में स्टार्टिंग हुई। एक्टिविटी जो देखी गई वो उत्तर वालों के साथ, मध्य भारत कहें, उत्तर कहना तो ठीक नहीं है। गोपाल दल से द्वारा स्थापित संस्था थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नाम देखो कि सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, कोई नहीं घुस सकता। जो जीके गोखले की संस्था का आदमी है ना, मेरे इसमें मत आना। किसमें? होम रूल लीग में। लेकिन जब ये मर गए, जब एक्सपायर हो गए, उसके बाद लीग आई, तो जो पुराने जुड़ रहे हैं वो नहीं आएंगे। बाद में बहुत लोगों ने पीपल सोसाइटी, पेपर में सब एक जैसे लगते हैं, पीपल सोसाइटी। ये क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सेम ही तो है, सिर्फ एक एक शब्द अलग है। क्या? पीपल, और एक है इंडिया। इंडिया तो अंग्रेजों जैसा दिया लग रहा है ना, जीके गोखले इसके अध्यक्ष हैं, इन्होंने चलाया। और पीपल मतलब लोग, जनता। जनता प्यार करती थी गरम दल वालों को। तो ये देन है, ऐसे गांधी जी सीधे नहीं पढ़े जा सकते। चलो आज हम टॉपिक पढ़ते हैं, समझते हैं। पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया में एक बहुत बड़ा टॉपिक, इंडिया से जुड़ा, गांधी जी की इंडिया में एंट्री। आज से स्टार्ट करें गांधी को, और जब तक आजादी नहीं मिलेगा इरा इंग्लिश में। अकेला इतिहास में, भारत के इतिहास में इकलौता आदमी है जिसके नाम पे एक युग है। मुगल आए, लेकिन मुगल में एक आदमी थोड़ी हीरो था। बादशाह में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। हम ये नहीं कहते अकबर युग, हम कहते हैं मुगलों का एक काल था। ऐसे हम कहते हैं मौर्यों का एक काल था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ग्रेट भी थे बहुत लोग। ऐसे ही हम कह देते हैं कि दिल्ली सल्तनत का काल था। एक राजा का नाम नहीं लेते उसमें, किसी एक सुल्तान का नाम नहीं लेते। ये इतिहास में इकलौता ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर एक युग है, गांधीवादी युग। यानी जो घटनाएं हुई वो इनके सामने इतनी बड़ी नहीं थी कि इनके नाम को हटा पाती। चाहे वो हमने क्रांति की बात की, क्रांतिकारियों के टाइम की बात करेंगे, या हम बात करेंगे कभी आंदोलनों की, या बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें इंडिया में घटेंगी, लेकिन इनके नाम जितनी बड़ी घटना कोई नहीं घटेगी। इसलिए इस पूरी आजादी की लड़ाई को आप कहते हैं गांधीवादी काल, या गांधीयन इरा, या गांधीवादी युग। पता ऐसा कि इसमें कुछ तो बात थी जो इसके नाम पे युग है। इस आदमी में, इनकी पर्सनालिटी में कुछ तो ऐसा था जो हर किताब में इनको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर ऐसी चलती फिरती ये हस्ती होते तो इतिहास में दब के दफन हो गए होते। 1948 में इनकी हत्या हुई और अब 2020 भी जाने वाला है, आज तक गांधी नोट पे से नहीं हटे। तो कुछ तो हस्ती थी इनकी कि भाई आज जो मिटी नहीं है। हम कुछ भी कह लें, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है कि गांधी जितना बड़ा जननेता इस धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ। इसको कोई बात थी गांधी में, तभी उस टाइम के बहुत सारे यंग लड़के भी इनके फैन थे, भगत सिंह के भी फैन थे। लेकिन भगत सिंह में कहीं ना कहीं मेच्योरिटी कह लो इनकी बराबरी की नहीं रही होगी, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग मेच्योरिटी बढ़ती जाती है। आप 23 साल के एक नौजवान से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो 70 साल के समझदार आदमी की बराबरी कर लेगा। वो तो उम्र का मानना पड़ेगा कि उसके लिए टाइम अगर वो जनता समझ जाती तो वो ऐसी आजादी की डिमांड कभी ना करती जैसी कि हमें मिली। क्योंकि हमें आजादी नहीं मिली, हम आज तक भी गुलाम हैं। अंग्रेज जैसी ऐशो आराम का जीवन जीते थे, क्या ऐसा ऐशो आराम का जीवन आपके विधायक नहीं जी रहे? क्या आपके सांसद नहीं जी रहे? आजादी के मायने तो ये थे ना कि हम लोग आजाद हो जाए, अपने जीवन को अपने ढंग से जिए। लेकिन कहा था इंडिया में एक एवरेज घर का आदमी पूरा जीवन मर जाता है, खप जाता है, मिट जाता है अपने बच्चों को ढंग से पालने के लिए। इतनी आजादी भी नहीं है कि वो अपने जीवन को टाइम रहते जी पाए। किसान ऐसे तो फिर कैसी आजादी है ये? आजादी के मायने जो दिखाए गए थे वो नहीं मिले। 70-73 साल हमें हो गए, लेकिन असली आजादी आज भी नहीं आई। पर हाँ, गांधी ने कुछ तो रोल प्ले किया है जो अब तक पढ़ना पड़ता है, पढ़ाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि गांधी ने बहुत कुछ ऐसा दिया जिसकी जरूरत
थी के गांधी जी की बेसिक एजुकेशन को पढ़ लेना, ऐसे ही विकिपीडिया से पढ़ लेना, गूगल पे सर्च कर लेना बेसिक एजुकेशन। मुझे एक भी पॉइंट बताना जो बेसिक एजुकेशन में नहीं था और इस बार की नीति में आया हो। बेसिक एजुकेशन को उठा के कॉपी कर रखी है नई शिक्षा नीति में। गांधी ने ये 1937 में कहा था, 38 में कहा था कि बच्चों को हाथ का काम सिखाया जाना चाहिए। उनको जो भी आसपास कोई ठठेरे हैं बर्तन बनाने वाले, कोई बिजली का काम करने वाले, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई मटका बनाने वाला, उनके यहाँ विजिट्स करवानी चाहिए। फेल है क्योंकि हमें धीरे धीरे एडवांस बनना था, हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान चाहिए था, हमें चीजें सीखनी थी और बेहतर, इसलिए हमने बेसिक एजुकेशन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आज 2020 में समझ में आया कि जिस बेसिक एजुकेशन को हमने पीछे छोड़ दिया ये मानवता से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो बच्चा सफाई से अपने आप चीजों को देखेगा, कोई बच्चा अगर एक बार पोछा लगा लेगा ना तो वो दूसरे के ऊपर कभी नहीं हंसेगा। जिस बच्चे ने एक बार सफाई कर ली ना घर की झाड़ू पोछे की, वो कभी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएगा, उसे फील होगा कि कितनी मेहनत का काम है। और यही मानवता होती है कि आप सामने वाले की लेबर जो काम कर रहा है उसकी इज्जत करें। हर किसी के प्रति आपके मन में ये होना चाहिए कि यार कितनी मेहनत करके कमा रहा है। एक रेहड़ी लगाने वाला सुबह फल की रेहड़ी लगाता है, पूरे दिन धूप में, जब आप आराम से बैठ के फोन को सुन रहे हैं ना, इस टाइम वो धूप में और पूरी तपती दोपहरी सिर पे से जाएगी, वो केले की रेहड़ी लेके खड़ा रहेगा। और कितनी मेहनत कर रहा है, इस चीज की इज्जत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। अमीरी भी चला रहा है, कोई रेहड़ी लगा के खड़ा है, कोई बेचारा अपनी रेहड़ी पे बेल्ट बेच रहा है, देखा होगा ना कितने सारे लोग, कोई रुमाल कंघी रख के बैठा है, कोई ताले चाबी वाला है, कोई जूते ठीक करने वाला। लेबर की इज्जत करो। ये कब करोगे? जब तुम खुद उस काम को करके देखोगे। ये गांधी जी का विचार था और ये फैक्ट है। आप ये देखना, ज्यादातर जो अमीर घरों में पले बड़े बच्चे होते हैं ना, वो बिगड़ैल होते हैं, उनको कद्र नहीं होती। और जो गरीबी से उठा बच्चा होता है ना, वो सामने वाले की कद्र करता है। क्योंकि मशीन नहीं है, तो जो लोग इन चीजों को देखते हैं ना, वो इज्जत करते हैं सामने वाले की कितना काम कर रहा है। तो ये मानवता के मूल्य बेसिक एजुकेशन से जोड़े जाते थे गांधी जी के टाइम में। अब फिर हमारी सरकार को 73 साल हमें आजाद हुए हो गए, 1947 से 2020, और अब इतने साल खूब पढ़ा पढ़ा के अब लगने लगा कि ये कैसी पढ़ी लिखी जनता आ गई जिनको ना माँ बाप की कद्र रही, बहुत दूर की बात है झाड़ू पोछे वालों की कद्र ना, वृद्धाश्रम खुलने लग गए। ये कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज की गिरावट है। इतने ये वृद्धाश्रम तो विदेशी कल्चर था, हमारे यहाँ तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारे टाइम के भी लोग, जो मेरे टाइम के भी लोग हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते कि अपने पेरेंट्स को हम कहीं छोड़ आए। और जो अब अगली पीढ़ी आ रही है उनके लिए नॉर्मल बात है ये कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है, उन्होंने हमें पैदा करके किया ही क्या है भाई। उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, कि उनकी लाइफ में कोई टारगेट हो, इसलिए उन्होंने हमें पैदा किया कि वो, और इसका कारण सीधा शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा इंसान में मूल्य नहीं डाल पाई। उसने उसको इंटेलिजेंट तो बना दिया, मार्क्स तो आने लग गए, लेकिन मूल्य पीछे छूट गए। इसीलिए नई शिक्षा नीति में गांधी की बेसिक एजुकेशन को ऐड किया गया। थोड़ा डिटेल से बेसिक एजुकेशन को पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। गांधी ने बहुत कुछ किया है, बहुत ज्यादा चीजें की है, लोग समझ नहीं पाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं गांधी की बहुत बड़ी फैन हूँ, गांधी की बहुत सारी, क्योंकि ये खुला प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं आपके सामने बता दूं, मुझे खुद भी गांधी जी की कुछ चीजों से कहीं जाके मुझे लगता है कि गांधी जी में भी चिढ़ थी। गांधी जी ईर्ष्यालु थे, गांधी जी बहुत चिढ़ते थे कुछ खास लोगों से, जिनमें सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, भगत सिंह का नाम। ये सच्चाई है और मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है, क्योंकि वो ह्यूमन टेंडेंसी है। आप अपने विचार को सही समझते हैं, आप दूसरे सामने वाले के विचार को कभी ठीक समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र सिंह दोनों खूब तेज दिमाग पढ़े लिखे लड़के थे। सुभाष चंद्र बोस तो चलो उम्र दराज भी थे, आप भगत सिंह को एक पॉइंट से समझ लीजिए, यंग लड़का था, नहीं समझ पा रहा था, वो मेच्योरिटी नहीं थी कि जो गांधी जी में थी, मान लिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को तो आप नहीं कह सकते कि मेच्योर नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस तो मेच्योर भी थे। फिर जाके क्यों क्लैश हुआ गांधी और सुभाष का, फिर जाके क्यों लड़ाई हुई? कहीं ना कहीं विचारधाराएं ऐसी थी। ये मैंने अपने पार्ट पे बताया, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि आम गांधी जी के उतने करीब गया ही नहीं। गांधी जी की पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, जिन पे बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने ये कहा कि गांधी जी में कुछ गड़बड़ियां थी। गांधी जी जो है कहीं कहीं जाके वैसे नहीं थे जैसे कि लोगों के सामने उनकी इमेज थी। चलो जो भी रहा, हम नेगेटिव पे बाद में बात करेंगे, पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। गांधी फिर भी कुछ थे, जैसे हम बोलने वाले हैं, अब हमें कौन जानता है, हमारे नाम से कभी युग थोड़ी चलने वाला है, लेकिन गांधी के नाम से युग है। तो इस चीज की पहली कद्र करो कि इस आदमी में बहुत कुछ था। के नाम का युग पढ़ा जाता है, इनको एग्जाम में क्वेश्चंस में जगह मिलती है, तो ये कुछ ना कुछ तो थे। इसीलिए गांधी के लिए आप कितना ही कुछ भी कर ले, आप कितनी ही निंदा कर ले, पर फाइनली जाके हम ये मानते हैं कि गांधी जी सच में महान थे। क्योंकि इंसान थे तो कमियां थी, सब में होती है, मुझ में भी है, आप में भी है, लेकिन फाइनली अगर एनालाइज करोगे तो गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है इंडिया की आजादी में। गांधी जी ने लोगों को एक रास्ता दिया, एक लीडर नहीं था। और
आप अगर, क्योंकि हमारा लीडर नहीं था। इंडिया को अब तक लीडर नहीं मिला, 57 की क्रांति से 1915 तक इंडिया को लीडर नहीं मिला। आए लोग जैसे फिरोज शाह मेहता को आप लीडर थोड़ी कह देंगे, असली लीडर थे छुटपुट से ग्रुप के। आप गोखले को इंडिया का लीडर थोड़ी कह देंगे। आप बाल गंगाधर तिलक को इंडिया का लीडर नहीं कह सकते। तिलक ने बहुत काम किया, सबने काम किया, लेकिन ये पूरे इंडिया पे नहीं छा पाए थे। इन लोगों ने एक विशेष कम्युनिटी को प्रभावित किया, जैसे लाल बाल पाल से जवान, ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे इंडियन उनके एंटी थे। वो कहते थे इनका तरीका सही नहीं है आजादी का, ऐसे थोड़ी आजादी मिलेगी। लेकिन गांधी को 90% लोग मानते थे कि बिल्कुल सही तरीका है। तो कुछ तो अच्छा था गांधी में जो मानना पड़ेगा। चलिए, गांधीवादी युग की शुरुआत आज पढ़ रहे हैं हम। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869। गांधी जी का एक जगह पड़ती है गुजरात में, राजकोट। राजकोट के दीवान थे, काफी एडवांस सा शहर है। मैं गई भी हूँ इसलिए बता रही हूँ। बहुत बढ़िया सड़कें, बिल्डिंग्स देख के आपको लगेगा कि अच्छी जगह आ गए हैं। दीवान जानते हो ना, दीवान जो पैसे से जुड़ा काम करे। तो राजकोट के दीवान थे, यानी अमीर खाते पीते खानदान में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। एक बच्चे का जन्म हुआ जिनको नाम दिया गया मोहनदास करमचंद गांधी। बच्चे का नाम रखा गया मोहनदास, पिताजी का नाम है करमचंद। और आप दास क्योंकि इनके पिताजी थे दामोदर दास। तो ऐसे ही मोहनदास, इनके पिताजी करमचंद, और इनका सरनेम है गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम भी आ गया। इनकी माँ का नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई, उस टाइम पे शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, तो महज 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। इनकी पत्नी, जिनको नाम दिया गया था बा, जिनको सब लोग बा कह के, एरियाज में ना जहाँ पे लड़कियों की तादाद ज्यादा होती है, इनको फ्री रहना, खाना पीना होता है, सरकारी स्कूल टाइप होते हैं ये। तो बा के नाम पर कस्तूरबा गांधी का नाम है। ठीक है, गांधी जी की शादी हो गई 13 साल में। पैसे की कमी, पढ़ाई लिखाई में एवरेज थे। और उसके बाद 1869 में जन्मे है ना ये, 69 में। अब 1889, 20 साल के हो गए। 19 साल कुछ उम्र थी, 20 पूरे नहीं हुए थे। 19 साल की उम्र में बोले अपनी माँ को कि माँ मुझे ना और बैरिस्टरी पढ़ूंगा। बैरिस्टरी मतलब होता है ये लॉ, पूरा लॉ पढ़ूंगा कि कानून कैसे बनते हैं, क्या कुछ होता है। कानून की पढ़ाई करके मैं वकील बनना चाहता हूँ, बैरिस्टर बनना चाहता हूँ। तो बैरिस्टर वकील को ही कहते थे लंदन में उस टाइम पर। तो बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़नी है, पैसे की तो कोई कमी है नहीं। तो माँ ने कहा बेटा देख वहां तो भेज दूं मैं, लेकिन माँ को लग गया कि मेरा बेटा गलत रास्ता पकड़ेगा नहीं, क्योंकि विदेश में जाके बिगड़ना आज भी बहुत आसान है, तब भी बहुत आसान था। पैसा होगा तभी विदेश में जाएगा, और विदेश में बिगड़ने के लिए 1000 तरह के साधन थे। तो इसकी माँ ने जब इससे ये लिया शपथ की, भाई तू शराब नहीं पिएगा ना, कोई गलत आदत, वैसे भी मैरिड है, इसके बाल बच्चेदार आदमी है, तो उसने कहा कि ठीक है मैं बस पढ़ के वापस आऊंगा। 1889 में गए थे, और 1889 से 4 साल का कोर्स था, 3.5 साल के आसपास का। 1991 में ये वापस आ गए। इनके कॉलेज में एक ट्रेंड था कि जितने बच्चे पढ़ते, हॉस्टल में रहते थे सब, तो उन सबको हफ्ते में एक दिन शराब दी जाती थी पीने के लिए। 3 लड़कों को शराब की 1 बोतल मिलती थी, 1 बोतल शराब। देखो इनकी पढ़ाई में भी उस टाइम पे कितने एडवांस थे। हमारे यहाँ तो आज भी पीटे अगर पता चल जाए, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज देता था अपने खर्चे से कि लो भाई 1 बोतल शराब है, तुम 3 लड़के इसमें से बंटवारा कर लो। तो ये ग्रुप बन जाते 3-3 लड़कों के। मान लीजिए 30 बच्चे हैं तो 10 ग्रुप बन गए। अब गांधी नहीं पियेंगे, ये फेमस हो गया कुछ दिनों में कि भाई ये इंडिया से लड़का आया है और ये जो है ना ये शराब नहीं पीता। तो जिस दिन फ्राइडे को वो शराब मिलती थी, ये इनकी किताब में लिखा, मैंने पढ़ी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, खुद लिखी है उन्होंने बात, अपने ही तो जीवन के अनुभव है। तो जिस दिन फ्राइडे होता ना, उस दिन सुबह से कॉलेज में इसकी ढूंढ मचती है, अरे गांधी कहाँ गया, गांधी कहाँ गया। क्यों? क्योंकि आज तो बोतल मिलेगी शराब की, तो हमारे ग्रुप में अगर आ गया तो 3 में से ये तो पिएगा नहीं, वो आधी आधी बोतल हमें मिल जाएगी। इसके लिए इनकी ढूंढ सबसे ज्यादा जिसकी ढूंढ मचती थी वो गांधी है। तो गांधी अपनी शराब जो है दूसरे को दे देंगे। ये महात्मा गांधी धीरे धीरे फेमस हुए, लेकिन अभी गांधी को कोई ऐसा नहीं कि बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है। वापस लौटा है 1991 में। आने के बाद यहाँ काम धंधा कोशिश की जमाने की, पर काम जमा नहीं, इतना आसान नहीं होता। कहते हैं वकीलों की वकालत तो बुढ़ापे में जाके चलती है। ये तो भी नौजवान थे, अभी तो 20, 21, 22 साल के तो है। 1991 से 1993 आ गया। अरे हाँ 19, अरे मैंने 19 कर दिया इसको, ये 1891 होना चाहिए। 1993 में तो आप भी जन्म ले चुके होगे आधे लोग। 1891 है क्योंकि अभी 1900 नहीं आया ना। तो 1893 में महात्मा गांधी को लगा यार मेरा काम यहाँ चल नहीं रहा और मुझे ना काम कहीं जमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसी दौर में इनकी एज कभी ज्यादा नहीं हुई है, देखो 23-24 साल के है। 1869 में जन्मे हैं, 1893 में, तो अभी 23-24 साल का
का आइए। और ये इनको अप्रोच करता है दादा अब्दुल्ला। ये साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं, गरीबों की बस्तियों में, बहुत बुरा हाल। वहां पे अंग्रेज ले गए थे कभी मारपीट के, क्योंकि वहां भी वो लोग खेती वेती करवाते ना, खूब मारपीट के पकड़ के ले गए जबरदस्ती भर भर के गांव को। और वहां कोई लाइफ नहीं, कुछ नहीं है, बस ये मान लो जीवन जी रहे हैं, मरने से भी बदतर जीवन है। तो दादा अब्दुल्ला कहते हैं कि केस लड़ना है कि तुम हमारा तो इनको लगा यार जब कुछ भी नहीं मिल रहा, जब कोई नौकरी ना कुछ नहीं है, तो क्यों ना मैं चला ही जाऊं। और ये चले जाते हैं, ये वहां चले जाते हैं। और चले जाने के बाद इनका जीवन पूरी तरह से बदलेगा। जीवन में परिवर्तन आएगा बहुत बड़ा। ये परिवर्तन हम लोग कल पढ़ेंगे कि कैसे इनका जीवन बदला। अब तक तो इनका जीवन हमारे जैसा ही था भाई, नॉर्मल घरों में ऐसे जन्म होते हैं, ऐसे बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ने लिखने, शादी ब्याह, बाल बच्चे को बदलेगा। और कल जानेंगे कि वो जीवन कैसे बदलेगा, किन घटनाओं से इनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। ठीक है, तो आज हमने गांधीयन इरा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब कई दिन तक गांधी जी की ही पूरी कहानियां हम सुनते जाएंगे और किताबी भाषा में पढ़ते भी जाएंगे। चलिए, थैंक यू।